हेलो, मैं सुरेश त्रिपाठी। आज एक विशेष मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। सबसे पहले मोदी जी को लगातार तीसरी जीत के लिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन मोदी जी ये इतने विकास कार्यों के बाद आइए थोड़ी कमतर जीत हम सबको कुछ परेशान करने वाली है। कल जब चुनाव के रुझान आ रहे थे और एनडीए बहुमत लगभग पा रही थी, मगर बीजेपी अपने दम पर अकेले बहुमत पाने में पिछड़ रही थी, तब मैंने एक ट्वीट किया एक्स पर कि बीजेपी के पिछड़ने के पीछे सबसे बड़ा योगदान रेल मंत्रालय का, रेल महकमे का रहा है। इसमें 12.5 लाख कर्मचारी, 14 लाख रेल पेंशनर्स और रेल में रोज़ यात्रा करने वाले लगभग 3 करोड़ पैसेंजर, ये सब भी असंतुष्ट रहे रेल मंत्रियों और उनकी सलाहकार मंडली की मनमानियों से, कार्यप्रणाली से। इस ट्वीट के तुरंत बाद रेल भवन के अधिकारी और एमआर सेल सक्रिय हो गए और ट्वीट डिलीट करने के लिए फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। इसी से समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं दुखती रग पर उंगली पड़ गई। कुछ तथ्य मोदी जी आपके समक्ष रखना चाहते हैं। वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम बाद में ये सारा डिटेल वेबसाइट में डालकर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि सुधी पाठक और आप उसको पढ़कर पूरे तथ्यों से समझने और अवगत होने में आसानी होगी। इस ट्वीट में सबसे ज़्यादा समर्थन रेल कर्मियों, रेल अधिकारियों और उनमें विशेष तौर पर आरपीएफ वालों का मिला। आरपीएफ की एसोसिएशन, मान्यता प्राप्त एसोसिएशन को पिछले 4-5 साल से डिफंक्ट करके, यानी निष्क्रिय करके रखा गया है, बिना कारण, बिना किसी औचित्य के। इससे रेल कर्मियों का फोर्स के सदस्यों का उत्पीड़न हो रहा है। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनका माई बाप नहीं है। वो चाहते थे कि उनकी निष्क्रिय पड़ी एसोसिएशन को सक्रिय कर दिया जाए, जो कि अनावश्यक रूप से रखा गया है। इसके लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए। बताते हैं कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फ़ोन किए, उनसे इसके लिए विचार करने का अनुरोध किया, मगर मंत्री ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। और भी कई माध्यमों से एमआर सेल को फीडबैक दी गई। उन्होंने मंत्री को बताया या नहीं बताया, मगर इसके नफ़ा नुकसान ज़रूर समझा दिए गए थे उनको कि ये लोग असंतुष्ट हैं, इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। अगर आप उनके हितैषी हैं तो यह काम आपको करना चाहिए, मगर नहीं किया गया। नतीजा सामने है। 70,000 आरपीएफ कर्मी, साथ में उनके मिनिमम 4 परिवार सदस्य, ये सब मिला करके काफ़ी बड़ी संख्या में वोट हो जाते हैं। ये वोट नहीं मिले बीजेपी को, एक कारण। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में असम रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन चलाने वाले
उसके महासचिव दीपंकर शर्मा कहते हैं, बुजुर्गों की रियायत छीन ली गई, देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की रेल किराए में छूट को समाप्त कर दिया गया। इसका भी परिणाम भाजपा के वोट को कम करने का कारण बना। लोकसभा चुनाव आते आते कई हजार स्टॉपेज पुनर्बहाल नहीं किए गए। हजारों स्टॉपेज जो कोरोना काल में समाप्त कर दिए गए थे, रिस्टोर नहीं किए गए। रेल मंत्री ने किसी भी सांसद मंत्री की एक नहीं सुनी इस मामले में, जबकि इससे कम दूरी की यात्रा करने वाले लाखों गरीब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके समक्ष रेल के सिवा कोई विकल्प नहीं है। कोरोना काल को, शर्मा कहते हैं, कोरोना काल को आपदा में अवसर बनाकर जनहित की कई ट्रेनों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना काल से पहले की सैकड़ों ट्रेनों को आज भी चालू नहीं किया गया, रिस्टोर नहीं किया गया। देश भर में विभिन्न स्टेशनों पर रुकने वाली लगभग 10,000 ट्रेनों के ठहराव को निरस्त कर दिया गया। इससे आम जनता को, स्थानीय जनता को, स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यह वोट में तब्दील नहीं हो सकता। जनरल स्लीपर कोच कम करके ज़बरदस्ती एसी कोच थोपे गए। अभी भी ये चीज़ देखी जा सकती है फील्ड में। लगभग 5 सालों तक कोरोना सरचार्ज ज़बरदस्ती वसूला गया। ये सरकारी लूट थी। आम दैनिक यात्रियों के लिए डीआरएम जीएम के दरवाजे बंद हो गए। आखिर ये कौन लोग थे, शर्मा पूछते हैं, आखिर ये लोग कौन थे जो इतने जनविरोधी निर्णय ले रहे थे और रेल मंत्री स्वीकृत करते रहे। हालांकि करोड़ों भारतीयों की जीवन रेखा भारतीय रेल को कारपोरेट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसमें पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। वो कहते हैं, ये सब भी अपने वीडियो में बोलिएगा और आर्टिकल में लिखिएगा। इतना दर्द है, ये एक आम आदमी का, दैनिक रोज़ी कमाने वाले व्यक्ति की ये और तमाम लाखों लोगों से जुड़े व्यक्ति की ये व्यथा है। इसको कौन समझेगा? कोई सुनने वाला नहीं। केवल अपने एजेंडे पर काम करते रहे रेल मंत्री। निष्कर्ष ये है कि आईआरएम में जैसी अपारदर्शी नीति नियम विहीन रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाकर असंतुष्ट रेल अधिकारियों के साथ ही लाखों रेल कर्मचारियों, करोड़ों यात्री जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया। जो भी नैरेटिव सेट किए गए हों, जो भी विश्लेषण का निष्कर्ष निकलेगा, मगर उसमें सबसे बड़ा योगदान रेल का होगा, क्योंकि रेल आम आदमी से, एंड यूजर से जुड़ी हुई है, देश के अंतिम नागरिक से जुड़ी हुई है। और यह भाजपा की सबसे बड़ी गलती रही, मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने लोकसभा से, यानी जनप्रतिनिधि लोगों से सीधे चुनकर आए सांसद को रेल मंत्री बनाने के बजाय पीछे के दरवाजे से राज्यसभा के सांसद को लगातार 3 बार पिछले 10 साल में राज्यसभा का ही सांसद रेल मंत्री बना, जिसका सीधे जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहा। उसको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है, तो वो उसको जनता से क्या लेना देना है। उसका नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। कितना भी आप विकास कार्य कर लें, जब तक आप सीधे जनता से नहीं जुड़ते हैं तब तक कोई हल नहीं निकलता है। खैर, मोदी जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके, यानी मोदी सेंस पर भारी पड़ा है सुधीर सेंस। उसका परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मैटर हैं, मुद्दे हैं, मैं थोड़े में बताना चाहता हूँ। बाकी हम फिर से कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक डाल देंगे, उसमें आप तथ्यों को पढ़कर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्रतिदिन भारतीय रेल में यात्रा करने वाले 3 करोड़ लोग और देश की 100 करोड़
140 करोड़ जनता मोदी जी आपका हमेशा आभार मानती है, क्योंकि आप जिस स्तर पर रेल में 10 सालों में निवेश किया है आपने, वो अभूतपूर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्यों ये जनता को सीधे छूने वाला, सीधे प्रभावित करने वाला निवेश वोट में नहीं बदला, ये विचारणीय है। रोज़ 3 करोड़ लोग भारतीय रेल नेटवर्क पर चलते हैं। रोज़ इन 3 करोड़ यात्रियों के सामने रेल मंत्रालय की कलई परत दर परत खुलती है। ज़्यादा खर्च पर कम पाने की स्ट्रेटेजी को हमने सुधीर सेंस का नाम दिया था। मोदी जी, यहाँ आपसे निश्चित रूप से चूक हुई है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मोदी जी निश्चित रूप से यहाँ आपसे चूक हुई है। राज्यसभा के रास्ते आए अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भ्रष्ट रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाला प्रोटेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर ऊंचाई पर पहुंचा। कार्रवाई से बचने के लिए उनके एमआर सेल में मिलकर एडजस्टमेंट कराइए और बच जाइए। ये सीधा सिस्टम बन गया। ऐसा ही कुछ सिस्टम इनसे पहले पीयूष गोयल के समय भी रहा। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि मोदी सेंस को छोड़ने या साइडलाइन करने से आपको रेल में किया गया निवेश कोई लाभ नहीं दिलवा पाया। उल्टा खराब, अक्षम यानी इनकम्पिटेंट नेतृत्व के चलते युवाओं का रोष झेलना पड़ा। आखिर क्यों मोदी सेंस को छोड़कर अश्विनी वैष्णव ने सुधीर सेंस को अपनाया, जो मोदी जी को भारी पड़ा? सरकारी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग ट्रेन में जनरल या स्लीपर कोच में यानी नॉन एसी डिब्बों में चलता है। इस गरीब वर्ग को रेलवे स्टेशनों पर लगे ग्रेनाइट, मार्बल से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है उनको इन सब हाई फैंसी चीज़ों से। रेल व्यवस्था यातायात के लिए है, ये बात मंत्री जी के कथित आधुनिकीकरण प्रोग्राम से गौड़ हो गई। क्रिकेट खेलने आए खिलाड़ी यदि अपनी छव चमकाने और विज्ञापनों के एंडोर्समेंट करने लग जाएंगे तो वो खेलेंगे क्या, परिणाम क्या देंगे? ऐसा ही कुछ रेल में भी हुआ। आपके इतने भारी भरकम निवेश के बाद भी रेलवे की लाइन कैपेसिटी नहीं बढ़ पाई इन 10 सालों में। ये माल ढुलाई में पिछड़ना और यात्री ट्रेनों में कमी बताती है। प्रति ट्रेन एसी डिब्बे बढ़ा दिए गए। लाभार्थी वर्ग जिसके वोट के प्रति आप आश्वस्त थे, उसी वर्ग को जानवरों की तरह रेल में ट्रीट करना चालू कर दिया गया। ये सच ऐसा सच है ये, जो वंदे भारत के हाई डेफिनेशन वीडियो देखकर इस सच को भोगने वालों के सामने रेल की या यूं कहिए आपकी सरकार के रेल मंत्रालय की कलई रोज़ 3 करोड़ रेल यात्रियों के सामने खोल रहा है। ये सच मंत्री जी द्वारा दिए गए इंटरव्यू में रेल के जानकार बताते हैं कि उन्होंने गलत बयानी किया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में नॉन एसी सीटें कम नहीं हुई हैं। ये सरासर झूठ था। मैं भी इस बात को प्रमाणित करता हूँ कि ये सरासर झूठ था। मंत्री ने झूठ बोला, गलत बयानी की, सरासर। ये सही है। अब आप स्वयं ट्विटर यानी एक्स या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देख लें क्या स्थिति है धरातल पर रेल की और रेल यात्रियों की, खुद समझ में आ जाएगा। मोदी जी, जितना पैसा आपने रेल में लगाया उतने के अंश मात्र से आपकी नल से जल, घर से हर घर सोलर, हर घर बिजली योजना और पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों के घर बन गए। मगर रेल में 10 लाख करोड़ के लगभग निवेश करने के बाद भी 10 पैसे का लाभ एंड यूजर यानी अंतिम भारतीय रेल यात्री को नहीं मिला।
ये सच्चाई आप धरातल पर जाकर के पता कर लीजिए। हमारी मुहिम के बाद रेल मंत्रालय को अमृत भारत ट्रेन लानी पड़ी। हमने लिखा कि 120 करोड़, 130 करोड़, 160, 165 करोड़ में वंदे भारत एक रेक बना रहे हैं, उससे बेटर जो आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है LHB की, जिसके कोच किसी भी घटना दुर्घटना में बिखर जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते नहीं हैं, उसकी 16 कोच की ट्रेन आप 60-65 करोड़ में बना सकते हैं। ये मुहिम हमने चलाई, इस पर 3-4 आर्टिकल लिखे, तब रेल मंत्रालय को अक्ल आई। और हमने अपनी अक्ल से नहीं लिखा, हमने तमाम रेल के जानकारों और एक्सपर्ट्स से बात करके उनके अनुभव के आधार पर हमने लिखा, जिसका संज्ञान लिया रेल मंत्रालय में, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और यही अक्ल अगर पहले आ जाती, जो आज अपने को वंदे भारत का फादर ऑफ वंदे भारत कहते घूम रहे हैं, उनको नहीं पता है कि उन्होंने किन लोगों के लिए ट्रेन बनाई है। ये इस देश के लोगों को हाई स्पीड रेल की ज़रूरत है, फैंसी रेल की ज़रूरत नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा। हवाई अड्डे जैसे रेल स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। पंक्चुअलिटी के साथ, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ट्रेन चलाने की, ट्रेन ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये बात हम कैसे भूल जाते हैं। खैर, ये अमृत भारत ट्रेन में कैपेसिटी ज़्यादा है, मात्र 60 करोड़ के दाम पर बन गई। ट्रैक पर वही परफॉर्मेंस है, बल्कि 130, 160, 165 करोड़ की वंदे भारत से बेहतर परफॉर्मेंस है इसकी। लेकिन यही तो है सुधीर सेंस, जिसका मैंने नाम दिया है। अधिक दाम में कम लेने की जुगत, जो रेल मंत्रालय का तीसरा फ्लोर करने में व्यस्त रहता है। वहीं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जहां 12,000 हार्स पावर के इंजन 20 करोड़ में बना रहे हैं दोनों कारखाने रेल के, और मंत्री जी की मधेपुरा फैक्ट्री वही इंजन 35 करोड़ से अधिक की लागत पर बना रही है, जो 30% कम माल खींचने की शक्ति, मालगाड़ी खींचने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। ज़्यादा दाम में कम लेने का ये सुधीर सेंस का ये दूसरा ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार के निर्णय बताते हैं कि रेल भवन के अधिकारी पूरी तरह से इनकम्पिटेंट हैं। मैं ठोक करके इस बात को कह रहा हूँ दावे के साथ कि पिछले 10 साल में जिन लोगों को रेल बोर्ड में चयन किया गया, बैठाया गया, वो इनकम्पिटेंट थे। वो केवल डॉटेड लाइन पर साइन करने के मास्टर थे, यस मैन थे। इसके अलावा उनकी कोई अपनी योग्यता नहीं थी, अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। खैर, इन निर्णयों से रेल के सक्षम और अनुभवी अधिकारी इतने हतोत्साहित हुए हैं कि अब वो कहने लगे हैं कि आखिर कब तक काले को सफ़ेद किया जाता रहेगा। इसी अक्षमता यानी इनकम्पिटेंसी के चलते जब NTPC कैटेगरी के लिए हो रहे RRB के एग्ज़ाम देश के युवा भड़के, तब रेल मंत्रालय में कोई DGHR नहीं था। मोदी जी, रेल का खान मार्केट गैंग, ये मैंने डायलॉग आपके ही भाषण से लिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KMG। इस KMG के सरगना को आपने रेल व्यवस्था से, रेल भवन से निकालने में का बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन रेल मंत्रालय में जमे उसके चेलों को आपके मंत्रियों ने बहुत संरक्षण दिया, आज भी दे रहे हैं, ये सच है। और ये भी सच है कि आपके द्वारा सलाहकार महोदय को निकाला जाना आपके मंत्री जी को रास नहीं आया, क्योंकि वो आज भी ये मानते हैं कि उनके सलाहकार के साथ अन्याय हुआ
और यही कारण है कि वो उसे आज भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने साथ लगाए हुए हैं। रेल के शीर्ष नेतृत्व को री एंगेजमेंट में रखना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है रेल के लिए। 6 महीने की सर्विस पर 6 महीने का री एंगेजमेंट, 1 महीने की सर्विस पर 11 महीने का री एंगेजमेंट मजाक बनाकर रख दिया गया रेल सिस्टम को, रेल प्रबंधन को। ये आपके मंत्रियों की योग्यता रही है। ये परंपरा न सिर्फ गलत थी और इसलिए गलत अनुपयोगी साबित हो रही है। लालू मुलायम के पारिवारिक सदस्य रहे विनोद कुमार यादव यानी वीके यादव जैसे इनकम्पिटेंट, निकम्मे, नालायक पैराशूटर अधिकारी को सीआरबी बनाकर रेल भवन को जातिगत राजनीति का अड्डा बना दिया गया। रेल भवन समाजवादी पार्टी के दौर का उत्तर प्रदेश बन गया। ये मजाक चल गया था रेल भवन में। री एंगेजमेंट पीरियड के बाद अन्य सरकारी संस्थाओं में उनका पुनर्वास करने से भी बहुत गलत मैसेज गया। जानकार बताते हैं ये सब एक डील के तहत होता रहा है, अभी भी हुआ है, जांच कर ली जाए। मोदी सेंस बनाम सुधीर सेंस के उदाहरणों में एक्सेल काउंटर की परचेज भी है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। पॉलिसी बदल दी गई इसके लिए। कैसे खरीदने के तरीके अर्थात पॉलिसी को बदलकर उसी आइटम को कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया। दूसरा बड़ा उदाहरण टर्न की पॉलिसी का है। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। केवल एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बदली गई और ऐसे कई स्कैम रेल के तीनों मंत्रियों के कारण हुए। ये जांच का विषय है। डिवीजन स्तर पर पूरा सिस्टम चरमरा दिया गया। डीआरएम को कंस्ट्रक्शन में लगा दिया गया। गति शक्ति के काम जो कंस्ट्रक्शन को करने होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिए गए, डीआरएम को दिए गए। अब नतीजा ये हुआ कि डीआरएम ट्रेन ऑपरेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी और पैसेंजर एमेनिटी छोड़कर कंस्ट्रक्शन करवाने लगा और कमीशन कमाने में लग गया। यानी कि आपने डीआरएम को भी अपना एजेंट बना लिया कमीशन खाने के लिए, पैसा उगाही के लिए। जीएम तो पहले से ही बना हुआ है, मेंबर तो पहले से बना हुआ है। इतनी अंधेरगर्दी कैसे चल रही है? पैसा इसीलिए जो आपने इन्वेस्ट किया लाखों करोड़ रुपया, उसका एक्चुअल परिणाम सामने नहीं दिख रहा है। जैसा हाईवेज में दिख रहा है वैसा रेल में नहीं दिख रहा है। वही कारण है, यही कारण है। रेल का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह टूट गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, हतोत्साहित हो गया है। इंजीनियरिंग अफसरों ने आपको बड़ा समर्थन दिया, मगर आपको पता है कि 3 साल से रेल में भर्ती नहीं हुई, ना इंजीनियरों की ना सिविल अधिकारियों की। आगे रेल सिस्टम कैसे चलेगा? हम डिटेल में इसके कारण बताएंगे। सारा आपका निवेश एसेट पर हुआ है, फिर भी क्यों ये बात नहीं उठेगी कि रेल बेचने की तैयारी है? सुधी पाठ को, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी कई बार लोगों ने टोका है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस आर्टिकल के लिंक में जाकर सारे तथ्यों को पढ़ लें और समझ लें। मोदी जी से भी आग्रह है कि रेल पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।